Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा, स्पिनर्स बताऊंगा और डी एंड एफ ब्लॉक में जो कुछ मेन हमारे रिएजेंट हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ाया हुआ है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़ाए हुए हैं मैंने, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय और थोड़े से एडम्स कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट जो कैटलिस्ट थे मैं पहले ही बता चुका हूं उनके बारे में। हेबर प्रोसेस का जो कैटलिस्ट है वो भी बता दिया है। तो यहाँ पे आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक की ये अराउंड मेरी 4th वीडियो है और इसमें मैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड थोड़ी सी वीडियो में ये जो है टिपिकल सी होगी, क्योंकि स्पिनल के बारे में जनरली 12th क्लास में बताया नहीं जाता है, तो क्योंकि ग्रेजुएशन का टॉपिक है स्पिनल, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम उसे कवर कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। तो आप ध्यान दें कि द कंपाउंड नॉट हैव द एलिमेंट इन एग्जैक्ट रेशो एज द, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक एरर हो गया है। तो in the exact ratio as ideal crystal are known as non-stoichiometric compound, example FeO यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का एग्जैक्ट रेशो नहीं है, वे कंपाउंड कौन से कहलाते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। कि एग्जैक्ट रेशो किस तरीके से नहीं, जैसे FeO लिखा हुआ है यहाँ पे, Fe 0.94 है, O 1 है, तो ये एग्जैक्ट रेशो नहीं है। 0.94 रेशो 1 का ये एग्जैक्ट रेशो नहीं है, क्योंकि ये रेशो एग्जैक्ट तब माना जाता है जब 1 रेशो 1 होता। इट इज ड्यू टू द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ट्रांजिशन मेटल। तो ये रीजन क्या है इसके पीछे, वो ये बात करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अगर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आप ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। वेरिएबल होने की वजह से ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का ये जो फिनोमिना है ये यहाँ पे इस वजह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ड्यू टू द वेरिएबल ऑफ ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। आगे, दीज एलिमेंट फॉर्म सच कंपाउंड बाय ट्रैपिंग HBC एंड ETC। तो ये जो कंपाउंड है ये बनने की जो रीजन बता रहा है वो बता रहा है ट्रैपिंग। ये ट्रैपिंग जो फिनोमिना है ये बेसिकली आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि एलिमेंट की ट्रैपिंग की वजह से भी कुछ कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट है, जगह रहती है, वहां पे वॉइड्स बनते हैं, क्रिएट होते हैं, तो वहां से ही कंपाउंड हमने इनकी बात करी है ट्रैपिंग की। ट्रैपिंग बेसिकली कब होता है कि वो एलिमेंट को वहां पे ट्रैप, मतलब कि जाल की तरह एक बना के उसे वहां पे स्टोर कर देते हैं, तो वहां पे ट्रैपिंग क्रिएट होती है। ट्रैपिंग की वजह से ही नॉन स्टोइकियोमेट्री जो है जनरेट हो जाती है, क्योंकि वो एक में ज्यादा हो जाएगा और एक में कम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं स्पिनल्स। तो स्पिनल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि स्पिनल एक्चुअली में ये सॉलिड स्टेट से ही है ये भी, और सॉलिड स्टेट से होने की वजह से, क्योंकि ज्यादातर जो सॉलिड स्टेट में आप यहाँ पे स्पिनल के जो कंपाउंड देखेंगे वो सब जो है डी ब्लॉक के मिलेंगे। तो डी ब्लॉक के क्या है ये कि वो मिक्स्ड ऑक्साइड है, दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट जो डी ब्लॉक के हैं वो मिलकर आपस में एक मिक्स्ड ऑक्साइड बना रहे हैं, जिन्हें वो किसका नाम दे रहे हैं? स्पिनल का नाम दे रहे हैं। स्पिनल भी बोलते हैं, स्पाइनल नहीं होता ये। तो दीज मिक्स्ड ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन एटम कंस्टिट्यूएंट ए FCC लैटिस, जैसे यहाँ पे दिया है FCC लैटिस में लिया है ऑक्सीजन ने। इट इज नॉर्मली स्पिनल इन विच द ट्राइवेलेंट आयन ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल होल एंड डाइवेलेंट ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल होल। तो हम इन्हें बताते हैं, स्पिनल निकालने की एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक बेसिकली 12th में नहीं है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, केवल ये चीज बतानी है। वो पूछ सकता है कि Zn Fe2O4 है, तो ये किस तरीके से नॉर्मल स्पिनल है, तो आपको बताना होगा कि अगर ये नॉर्मल नहीं है तो क्यों नहीं है, और इनवर्स है तो क्यों नहीं है। दो तरीके के स्पिनल होते हैं, नॉर्मल और इनवर्स। तो अगर नॉर्मल स्पिनल है तो उसके अंदर ट्राइवेलेंट आयन क्या करेगा? ऑक्टेहेड्रल होल को की जगह लेगा, और डाइवेलेंट किसका लेगा? टेट्राहेड्रल होल के। अब आगे चलते हैं। इन इनवर्स स्पिनल की बात कर रहा है। द ट्राइवेलेंट आयन ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल होल एंड डाइवेलेंट ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल होल। तो यहाँ पे जो है इनवर्स के भी इन्होंने एग्जांपल दे दिए हैं। तो ये हो गया। तो इतना सा आप छोटे से समझ सकते हैं कि टेट्राहेड्रल होल ले रहे हैं या वहां पे जो है ऑक्टाहेड्रल होल वो क्रिएट जो जगह है वहां पे जाके वो रखा जा रहा है। तो बस छोटी सी चीज उसने ये बताई है। आगे चलते हैं। बेयर्स रिएजेंट।
तो बेयर्स रिएजेंट बहुत ही फेमस रिएजेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 इज यूज्ड टू प्रेजेंस ऑफ द अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के लिए हम बेयर्स रिएजेंट का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, यहाँ पे AgNH3 के साथ OH दिखा रखा है, यूज टू टेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए टेस्ट करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट का हम वो करते हैं, यूज करते हैं। आगे है नेस्लर रिएजेंट। तो यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgO4, ये सॉरी यहाँ पे 43 लिख किया है, ये K2HgO4 है। बस इसे आप O4 तक ही कंसीडर करना, जहां तक मैंने इसे येलो करा। येलो की लाइन मतलब ये केवल ये पोर्शन आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो इसे आप ध्यान दे देंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लेंगे HgI4 तक है ये, एंड NH। तो बैंडिक सॉल्यूशन जो है यहाँ पे बात कर रहा है CuSO4 और सोडियम सिट्रेट Na2CO3, ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए टेस्ट के लिए भी किया जाता है। लुकास रिएजेंट बहुत ही फेमस रिएजेंट है, HCl और ZnCl2 की फॉर्म में किया जाता है। ये बहुत ही फेमस रिएजेंट है, इसे आप जरूर याद कर लेना कि ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बेसिकली एप्लीकेशन भी तो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ए मिक्सचर ऑफ TiO2 एंड BSO4 इज कॉल्ड टाइटेनॉक्स एंड मिक्सचर ऑफ ZnS BSO4 इज कॉल्ड लिथोपॉन। तो ये भी एक तरीके से मिक्सचर इनके बनाए जाते हैं, जिन मिक्सचर के हम अलॉयज वगैरह भी बनाते हैं। यहाँ पे भी इनके यूज आप देख सकते हैं। TiCl2 एंड TiO2 इज यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन की तरह इन्हें यूज करा जाता है, धुआं वाली जो स्क्रीन हम देखते हैं वहां पे स्क्रीन के पास धुआं बनाने के लिए। TiO2 इज यूज्ड आल्सो द व्हाइट पिगमेंट ऑफ पेंट्स। पेंट में जो व्हाइट अगर पेंट आप देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इनामल पेंट बोलते हैं, वहां पे ये यूज करा जाता है। और ये टेंटलम इज यूज्ड इन द सर्जिकल वेनेबल एंड एनालिटिकल वे। तो इसका यूज करा जाता है कहाँ पे, एनालिटिकल वेट करने में यूज करा जाता है, सर्जिकल वेनेबल्स में यूज करा जाता है। क्रोमियम इज यूज्ड इन द स्टेनलेस स्टील एंड क्रोम प्लेटिंग। तो क्रोमियम का यूज यहाँ पे आपने देख लिया, स्टेनलेस स्टील में किया जाता है। मोलिब्डेनम की बात कर रहा है, इट इज यूज्ड इन द एक्स-रे ट्यूब्स। प्लैटिनम इज यूज्ड इन द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में यूज किया जाता है कौन सा, प्लैटिनम। CD is used to making joint in jewelry। तो यहाँ पे जो है ज्वेलरी में जॉइंट लगाने के लिए CD का यूज करते हैं। CD is used to the scavenger of oxygen and sulfur in many material। ये जो है यूज किया जाता है many metals के वो जो है फॉर्मेशन करने में। फॉर्मेशन मतलब कि अब ऑक्सीजन सल्फर के मैनी मेटल को बनाने में जो है इनका यूज भी करा जाता है। आगे चलते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgIO4 इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे सही करके लिख दिया है, नेस्लर रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये सारा का सारा पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा है लास्ट वाला, नेस्लर रिएजेंट बेसिकली। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन से इनके छोटे मोटे कंपाउंड है, उनके बारे में फॉर्मेशन क्या है उनकी। तो एग्जांपल यहाँ पे इस पर इन्होंने पहला बताना शुरू करा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, बहुत ही फेमस रिएजेंट की तरह भी यूज होता है। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। और साथ में क्या है और दे रखी है इसकी, फेरोक्रोम और क्रोमाइट, ये इसकी और है जिससे ये बनाया जा रहा है। तो प्रिपरेशन तो पढ़ेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे और ली है, और की Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाई है, 7O2 लिया है इन्होंने, और इनसे क्या बनाया है इन्होंने, Na2CrO4 Fe2O3। ये रिएक्शन पूरी की पूरी K2Cr2O7 बनाने के लिए बहुत ज्यादा बार आई हुई है। तो प्लीज इसे नहीं छोड़ेंगे। येलो कलर का यहाँ पे येलो कलर का जो है यहाँ पे डाई बनती है, उस डाई की बात कर रहा है वो। Na2CrO4 यहाँ पे इन्होंने फिर दोबारा लिया है, उसके अंदर H पॉजिटिव आयन इन्होंने यहाँ पे डाले हैं। फिर ऑरेंज कलर की डाई वहां पे बनी हुई है, और फिर दोबारा KCl पोटेशियम क्लोराइड उन्होंने डाला हुआ है, और उससे क्या बनाया हुआ है उन्होंने K2Cr2O7। तो बेसिकली ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे तैयार जरूर करेंगे अच्छे से। तो सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। वो कई बार पूछ लेता है कि कौन सा मोर सोल्यूबल है, तो आप बता सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन द पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स इज इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन। तो क्रोमेट की और डाइक्रोमेट की वो इंटरकन्वर्टेबल की बात कर रहा है वो। तो ये इंटरकन्वर्टेबल जो है वो इंटरकन्वर्टेबल जो है pH के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्रोमाइट आयन इसने बनाया है, sp3 बनाया है, डाइक्रोमेट आयन ये भी sp3 है। ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है डाइक्रोमेट आयन का। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, प्रॉपर्टीज में सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। 10
एसिडिफाइड K2Cr2O7, यहाँ पे O7 छूट गया है, K2Cr2O7 will oxidize iodide and iodides and iodine, sulfide to sulfur, tin to tin 4 and iron to iron 3 में। ये जो है इनकी ऑक्सीडेशन के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन से देख सकते हैं, ये K2Cr2O7 है, आप ध्यान से देख लेंगे। तो बाकी जो इन्होंने दिखा रखे हैं नीचे, ये सब इन्होंने यहाँ पे वही दिखाया है कि किस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो यूजेज में चलते हैं। K2Cr2O7 बेसिकली यहाँ पे गलती से लिखा गया, K2Cr2O7 इज यूज्ड टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इट इज यूज्ड इन मॉडर्न डाइज में बनाने में भी यूज किया जाता है, हार्डनिंग ऑफ फिल्म में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इट इज यूज्ड इन क्लीजिंग ग्लासवेयर लैब के अंदर अगर आपके इक्विपमेंट जो ग्लासवेयर है गंदे हैं तो उन्हें यूज साफ करने के लिए भी इसका यूज करता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए भी यूज करा जाता है इसका। तो यहाँ तक आपने ये सारा पढ़ लिया है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसे सब जानते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और KMnO4 के बाद थोड़ा सा इनका बनाने का तरीका, मैग्नेट, ये सारी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ये सारी हमें पढ़नी है। फिर AgNO3 इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम सीधा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब F ब्लॉक के जो है सारे एलिमेंट के बारे में हम उन्हें पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये पॉइंट बताते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आज जो आपको बताया है। स्पिनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन का तो फेवरेट टॉपिक है स्पिनल। तो आगे की वीडियो में मैं आपको इससे आगे का पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लिसन मी केयरफुली। थैंक यू सो मच।